Afternoon to our teachers and dear teenagers. Oops, sorry. मुझे धीरे बोलना था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें धीरे बोलना चाहिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आज हमारा देश इतनी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 21वीं सदी के इस भारतवर्ष में भी अनेक समस्याएं हैं, अनेक चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों में से एक महत्वपूर्ण चुनौती है लैंगिक समानता और असमानता। क्योंकि हमारा समाज महिला और पुरुष दोनों से बनता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे एक पैर में चोट लग जाती है तो हम ठीक से चल भी नहीं पाते। ठीक उसी तरह से अगर हमारे समाज के एक वर्ग में चुनौतियां आती हैं तो हमारा समाज कभी भी आदर्शवादी समाज नहीं कहलाता है। हमारे देश के लोगों की ये संकीर्ण मानसिकता बन गई है कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं तो सिर्फ घर के काम करेंगी, अपने परिवार को संभालेंगी। उन्हें उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इनकम फ्रीडम की आवश्यकता नहीं है। आप लड़की हैं, आप इस फील्ड में कैसे काम कर सकती हैं? आप शादी के बाद ट्रांसफर के लिए कैसे रिक्वेस्ट करेंगी? क्या आप बच्चों के साथ जॉब कर सकती हैं? क्या सरकारी कंपनी में आने के बाद आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की डिमांड कर सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कई सवाल उठाए जाते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल उठाए जाते हैं मेरे परिवार से मेरे लड़की होने पर। आज उसी समाज से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या इस समाज को उस लड़की की, उस छोटी सी मासूम लड़की की चीखें सुनाई नहीं देती जो आज भी अपने माँ के गर्भ में चीख चीख कर कहती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, माँ मुझे भी दुनिया देखनी है, माँ मुझे भी अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करना है। आज हमारे देश में लड़कियों को जन्म के कुछ वर्ष बाद ही घर के कार्यों को सिखाया जाने लगता है, लेकिन हमारे लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता? हम लड़कियों को उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी से वंचित किया जाता है, लेकिन लड़कों को क्यों नहीं किया जाता? लड़कों के लिए हम उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी के लिए कर्ज भी ले लेते हैं, और जब बात आती है बेटियों के कर्ज लेने की तो कर्ज हम सिर्फ उनकी शादियों के लिए लेते हैं, उनकी शादियों में देने वाले दहेज के लिए लेते हैं, जिससे भविष्य में हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। क्या आपके कर्ज लेकर दहेज दे देने से उन्हें भविष्य में कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी? शायद इसलिए क्योंकि हमारे भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। आज भी हमारे देश में हमारे कई नियमों के लिए हम अपने लगभग सभी निर्णयों के लिए पुरुष वर्ग पर डिपेंड हैं। क्यों? कभी सोचा है? पुरुष वर्ग को प्रधान बनाने वाले भी तो हम और आप जैसे ही लोग हैं। क्या प्रारंभ से ही पुरुष वर्ग के अंदर प्रधान की भावना आ गई थी? नहीं। उन्हें प्रधान वर्ग में शामिल करने के लिए भी हम और आप जैसे लोग। कई सवाल उठाए जाते हैं मेरे लड़की होने पर। आज उसी समाज से मेरे कुछ सवाल हैं। लड़कियों को एक उच्च शिक्षा न देने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि बाल विवाह, यौन शोषण, बाल तस्करी, बलात्कार, शोषण, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि अनेक कठिनाइयों को जन्म दे रही है। सिर्फ एक शिक्षा न देने से हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में लड़कियों के साथ अनेक कठिनाइयाँ हो रही, जैसे कि बलात्कार, राह चलते किसी भी लड़की को धमकी देना, किसी भी लड़की का पीछा करना, किसी भी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, किसी भी लड़की के घरेलू हिंसा करना। क्या ये हमारे पुरुष वर्ग की या हमारे समाज की एक महान
तरक्की है? क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें सुनाई नहीं देती जो आज भी दिन के उजाले में राह चलते अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती? क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई देती जिसके सिर्फ एक सवाल उठाने पर उसके गालों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी जाती है? क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई देती, उस लड़की की पीड़ा नहीं दिखाई देती जिसको साथ रोज बलात्कार जैसे घिनौने कार्य हो रहे हैं? क्या इस समाज को उस लड़की की दर्द की अनुभूति नहीं होती जिसे न्यायालय के कटघरे में भी सिर्फ और सिर्फ असफलताएं मिलती हैं, सिर्फ असफलताएं मिलती हैं और अफसोस मिलता है? हाँ, मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक महिला हूँ, लेकिन मेरा लड़की होना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज और समाज की संकीर्ण मानसिकताएं और इसी मानसिकता के शिकार हुए ये लोग सवाल उठाते हैं हमारे लड़की होने पर। लैंगिक समानता की बात जहाँ तक की जाए तो वो ना सिर्फ महिलाओं के लिए अपितु पुरुषों और लड़कों के साथ भी होते हैं। और लड़कों के साथ लैंगिक असमानता कब होती है? जब वो एक सामान्य से अलग करियर का चुनाव करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब एक लड़का IIT मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग को छोड़कर अपने घर पर बोलता है कि मुझे डांसर बनना है, मुझे डांस सीखना है, मुझे शेफ बनना है, मुझे खाना बनाना सीखना है, तो ना सिर्फ ये समाज बल्कि हमारा परिवार और हमारे परिवार के लोग भी एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक लड़की को सामान्य करियर से हटकर रेसलिंग का चुनाव करने पर देखा जाता है। लैंगिक समानता सिर्फ महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना नहीं है, अपितु पुरुषों को भी समान अधिकार दिलाने से है। हमारे भारतवर्ष में और या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में लैंगिक समानता तब तक नहीं पाई जा सकती जब तक हम महिला और पुरुष, लड़का और लड़की को दो व्यक्तियों की तरह समान व्यवहार करेंगे, ना कि दो लिंग की तरह व्यवहार करेंगे। और अंत में मैं जेंडर इक्वालिटी का दिखावा करने वालों लोगों से एक सवाल पूछूंगी। लड़के भी रोते हैं मगर क्यों किसी को उनके आंसू नहीं दिखते? लड़के भी रोते हैं मगर क्यों किसी को उनके आंसू नहीं दिखते? शायद कुछ जमाने की हिदायतें होती हैं और कुछ आंसू दिखने पर हंसने वालों का ताना बाना, आंसू दिखने पर हंसने वाले लोगों का ताना बाना। और यूं ही बचपन के फूल बड़े होने पर सूखे पत्ते नहीं बन जाते, क्योंकि पत्थर पर भी खारे पानी के निशान पाए जाते हैं, पत्थर पर भी खारे पानी के निशान पाए जाते हैं। जेंडर इक्वालिटीज का जो दिखावा कर रहे हैं लोग, हम उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सिर्फ आंसू आने पर और रोने पर ही लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया जाता है? आप तब कहाँ रहते हैं जब हमें शिक्षा देने की बात आती है, जब हमें एक करियर की चुनाव करने की बात आती है? धन्यवाद।